बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। एनएलएम के सेकंड लेक्चर में हमने फोर्सेस को डिफाइन किया था और फोर्सेस के नेचर को समझा था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में भी पढ़ा था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, देन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा, उसी को कहते हैं बैलेंस की कंडीशन। उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब नेट फोर्स अगर जीरो है तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने 3-4 सवाल इक्विलिब्रियम के किए थे। मतलब इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम या ऐसा बॉडी जिसमें नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? जीरो लग रहा होगा। हम डायनेमिक्स की बात अभी नहीं कर रहे, हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो आइए इक्विलिब्रियम के और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, क्योंकि इक्विलिब्रियम के नेचर को हमें समझना पड़ेगा। चलिए भाई, एक इंक्लाइन प्लेन बनाया मैंने, बहुत बढ़िया इंक्लाइन प्लेन बनाया। यहां पे एंगल है अल्फा 37 डिग्री और यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बीटा 30 डिग्री, ऐसा कह सकता हूं मैं। यहां पे एक ब्लॉक रख दिया हमने M1 मास का, जिसको एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया है। एक ही स्ट्रिंग से दूसरा ब्लॉक दूसरे इंक्लाइन सरफेस पे उस तरफ रखा है M2 मास का। ठीक है ना? यहां पे ये पुल्ली के थ्रू कनेक्टेड होगा साहब, लेकिन ये दोनों ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सवाल पूछा है कि फाइंड M1 बाई M2, दोनों मासेस का रेशियो बताइए इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब सिस्टम इज एट रेस्ट, सिंपल सी बात है। M1 और M2 रेस्ट में। अब क्या करेंगे साहब? FBD बनाएंगे। किसका? M1 और M2 का। तो FBD बनाने का जो एक्चुअल प्रोसीजर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि बॉडी को सिस्टम से सेपरेट करें। सिस्टम का मतलब क्या है? इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम है। बॉडी ये रहा M2 और M1 इंडिविजुअल बॉडी है। तो अगर मैं M1 का FBD बनाना चाहता हूं तो M1 को सिस्टम से अलग करके, मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ये तो सवाल है, इसका सॉल्यूशन यहां पे बनाते हैं। इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे, और M2 को भी एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं M1 और M2। अब इस पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस अगर मैं पूछूं तो बच्चा कभी कहता है 1, सर 2, सर 3, सर 4। 4 कहां से दिख रहा तुम्हें इस पे? सर 2 कौन सा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन फोर्स। कॉन्टैक्ट सरफेस भी तो बन रहा है ऑब्जेक्ट और इंक्लाइन प्लेन के बीच में, तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वर्टिकल पे, इंक्लाइन प्लेन पे, कहीं भी रखा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जैक्टली नीचे की तरफ लगेगा M1G और इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M2G। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। कंपोनेंट तो होगा, लेकिन मैं लूं क्यों? क्योंकि बॉडी अगर मोशन करता है तो इसके मोशन करने की टेंडेंसी कहां होगी? एक्स में, वाई में, कि अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन। तो हमें फोर्सेस को अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन देखना पड़ेगा। तो M1 का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा M1G साइन अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, और ये होगा बेटा M1G कॉस अल्फा। तो कितने फोर्स हो गए? अबे एक ही mg का ही कंपोनेंट लिया। ये एक लगेगा देखो नॉर्मल, इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल, और जहां पे स्ट्रिंग अटैच है उससे अवे, छाता वाला कंसेप्ट बताया था ना, यहां से अवे टेंशन T। सेम यहां से भी अवे एक टेंशन T लगेगा। देखो यहां पे, यहां से भी अवे एक टेंशन T स्ट्रिंग में। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ N1 N2 कह सकते हो कि दोनों पे नॉर्मल सेम हो, ये जरूरी नहीं है। और इस तरफ M2G का कंपोनेंट M2G साइन बीटा। अब अच्छे से देखो, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर एक बॉडी मोशन में नहीं है, रेस्ट में है, तो उस पर फोर्स बैलेंस होगा। लेकिन किधर? एक्स में। आपने बोला सर एक्स और वाई में देखना, हाँ तो एक्स में देख ले, नेट फोर्स जीरो होगा। क्योंकि बॉडी अगर नहीं चल रहा तो कहीं भी नहीं चल रहा, तो नेट फोर्स जीरो होगा। एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, जेड एक्सिस में भी, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग भी, कहीं भी। लेकिन अपन इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग क्यों देखेंगे? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग देखने का 2 कारण है। एक तो देखना आसान होगा। क्यों सर? क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग देखूंगा तो नॉर्मल का कोई कंपोनेंट नहीं लूंगा, क्योंकि नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। पहली बात, देखना आसान होगा। दूसरा, मोशन करने की टेंडेंसी अगर होती भी है तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग होगा। तो फोर्स बैलेंस कहां करेंगे आप? अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन। तो अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन लिखेंगे आप M1G साइन अल्फा इज इक्वल टू T, और यही T इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि सेमी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी टेंशन T ही होगा बराबर M2G साइन बीटा। यहां से G से G कैंसिल होगा, ये रहा M1 बटा M2 इज इक्वल टू साइन बीटा बटा
साइन अल्फा। बीटा बोलिए बेटा, बीटा की वैल्यू बोलिए m1/m2। साइन बीटा बोलिए 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 37 होगा 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2/3 मतलब m1:2 m2 का रेशियो होगा 2:3 इज़ अ करेक्ट आंसर। क्या आपको कहानी समझ आया? आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई खास बात नहीं है। अब देखिए एक दूसरा सवाल बनाते हैं अपन, यही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बढ़िया सवाल बना दूंगा इतने स्पेस में। देखना, ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहाँ से ब्लॉक ये रहा 10 kg का, कितने मास का है भाई? 10 kg का। ये कनेक्टेड है यहाँ से, बोला था ना बढ़िया सवाल बनाऊंगा तो बढ़िया ही बनाऊंगा, चिंता मत करो। देखो एक देखो येलो कलर का स्ट्रिंग है जो कि डायरेक्टली 10 kg से कनेक्टेड है। कितना मास है बेटा इसका? 10 kg से कनेक्टेड है। और एक आप देख रहे हो कि ये ऑरेंज कलर का चौक है, उससे मैंने स्ट्रिंग बनाया है, ये m है। फाइंड m इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो कितना छोटा सा सवाल और बढ़िया कंसेप्ट। फाइंड m इफ सिस्टम, मतलब इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या करोगे? तो सिंपल सी बात देखो, इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फोर्स काउंट करो इस पे। तो इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं। नीचे की तरफ बाहर निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है, नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ t। बड़ा सिंपल है, तो t बराबर हो जाएगा mg। बहुत सिंपल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है सर। यहाँ पे भी FBT बनाएंगे, तो ये t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे भी t ऊपर, यहाँ पे भी t ऊपर, क्योंकि मैंने आपको टेंशन निकालना सिखाया था। यहाँ भी कांटेक्ट, यहाँ भी कांटेक्ट, और ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा। तो ऊपर t ऊपर t, तो इस पुल्ली पे टोटल टेंशन ऊपर कितना हो गया? 2t। और ये पुल्ली रेस्ट में है तो नीचे कितना लगना चाहिए? तो येलो वाले स्ट्रिंग में टेंशन होना चाहिए नीचे की तरफ 2t। तो यहाँ भी टेंशन कितना होगा? 2t। तो आप यहाँ से कह सकते हैं 2t इज इक्वल टू नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा आपका mg, जो कि होगा 100 m10 g10। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो t इज इक्वल टू 50। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में आपको 50 पता चल गया, यहाँ पे 50 रख दीजिए और g की वैल्यू 10 रख दीजिए। यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा m इज इक्वल टू 5 kg। मतलब यहाँ पे जो पुल्ली से 10 kg कनेक्टेड है, इस तरह से अगर मैं कनेक्ट कर दूं, डायरेक्टली मास से मास कनेक्टेड नहीं है, एक ही स्ट्रिंग से दोनों मास कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इस तरीके से एक स्ट्रिंग लूँ, यहाँ घुमा घुमा के कनेक्ट कर दूँ, और ये स्ट्रिंग यहाँ पे 10 kg को कनेक्ट कर रहा है, तो इस m का मास कितना होना चाहिए कि 10 kg रेस्ट में रहे? इस m का मास सिर्फ 5 kg होना चाहिए। इस 10 kg को बैलेंस करने के लिए 5 kg सफिशिएंट है। आप सॉल्यूशन आपके सामने देख लीजिए, कोई खास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा आसान सवाल है। चलिए बढ़िया सवाल और करते हैं, एक बढ़िया सवाल और करते हैं। देखिए बेटा, ये ब्लॉक है 5 kg का। चलिए कितने kg का ब्लॉक है? 5 kg का ब्लॉक है। यहां से एक स्ट्रिंग ऐसे गया, ये घूम कैसे आया और फिर घूम कैसे गया, फिर घूम कैसे आया और ऐसे आ गया। यहां पे एक m मास कनेक्टेड है। क्लियर है बेटा? यहां पे एक पुल्ली कनेक्टेड है जो इस ब्लॉक से फिर से कनेक्टेड है, और ऊपर हॉरिजॉन्टल सरफेस से ये वाला पुल्ली के थ्रू और ये वाला पुल्ली के थ्रू कनेक्टेड है। इफ 5 kg इज एट रेस्ट देन फाइंड m। सवाल देखिए बहुत बढ़िया। इफ 5 kg इज एट रेस्ट देन फाइंड m। इस m की वैल्यू बताइए। कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि आप आइडेंटिफाई करो कितने तरह के स्ट्रिंग यूज किए आपने। तो एक स्ट्रिंग जो सबसे बड़ा वाला है, जैसे ये मास कनेक्टेड है और डायरेक्टली ये पुल्ली के थ्रू होकर नीचे आया, फिर घूम घूम के ऊपर गया, फिर घूम 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 के नीचे यहाँ पे कनेक्टेड है, ये मेन स्ट्रिंग। उसके बाद एक व्हाइट कलर का स्ट्रिंग है और एक यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट। तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं इस m का FBT बनाऊं, तो मैं कहूंगा कि नीचे इस पे सर लग रहा होगा mg और ऊपर कुछ टेंशन t मान लेता हूं। तो इस स्ट्रिंग में हर जगह t t t t t t, नीचे t नीचे t t t t t, यहाँ पे ऊपर t, यहाँ पे 2 जगह कनेक्शन है t और t, फिर घूम के नीचे t, फिर नीचे t, फिर यहाँ पे t। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देखना ढंग से, इस पुल्ली पे t और t, तो नीचे कितना होना चाहिए? 2t। तो यहाँ पे क्या होगा? 2t। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 2t। और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स
एम की वैल्यू 5 इंटू जी की 10, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। अब सॉल्यूशन आपके सामने कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे 3t इज इक्वल टू 50। 5 kg के FBD से क्या लिखेंगे, 3t इज इक्वल टू 50, तो t इज इक्वल टू 50/3। और यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या होगा mg, अरे भाई t इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं यार, t इज इक्वल टू mg, तो t को रख दो यहाँ से mg, m इंटू जी बराबर 50/3 इसके FBD से। t की वैल्यू हमने 50/3 रख दिया, g को 10 रखोगे तो स्मॉल m आ गया 5/3 kg इज अ करेक्ट आंसर। आपको कंसेप्ट समझ में आया तो सॉल्यूशन तो तुरंत ही समझ में आएगा। सॉल्यूशन में कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया ये? आइए नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया सवाल देखते हैं। ये मान लीजिए कि साहब एक प्लैंक है, मास है इसका कैपिटल है, प्लैंक है। प्लैंक को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया, ऊपर में यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ऐसे घूम के आया प्लैंक। और इसी प्लैंक पे एक वर्कर है जो इस प्लैंक पे खड़ा होकर काम कर रहा है बेचारा, ऐसे प्लैंक पे ही खड़ा है, प्लैंक हवा में लटका है। देखो इसने अपने हाथों से इस स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, क्लियर है? और ये यहां से पुल्ली के थ्रू ऊपर सपोर्ट पे कनेक्टेड है। मास ऑफ मैन इज स्मॉल m। जबरदस्त सवाल है बेटा, इक्विलिब्रियम का ही है, जबरदस्त सवाल है, अच्छे से देखिए। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय मैन ऑन स्ट्रिंग। ये मैन स्ट्रिंग पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, सो दैट फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन ए स्ट्रिंग सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए कितना फोर्स लगाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, सवाल अच्छे से देख लो कैसे करेंगे सॉल्व। तो देखो अभी मैं डायनेमिक का प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो एक प्लैंक है, कैपिटल है मास का, उस पर आदमी खड़ा हो गया रस्सी लेके, इस तरह का सिस्टम है सामने रेस्ट में, तो इसके लिए कितना फोर्स लगाना चाहिए इसको। अगर ये जो फोर्स लगाना चाहिए उससे ज्यादा फोर्स लगा देगा, मान लो पकड़ के रस्सी को खींच लेगा, तो क्या होगा, प्लैंक ऊपर उठ जाएगा, आदमी नीचे गिर जाएगा। अच्छा अगर उसने कम फोर्स लगाया, थोड़ा सा लूज छोड़ दिया रस्सी को, ये प्लैंक नीचे चला जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, आदमी फिर से नीचे लटक जाएगा, तो आदमी बहुत डेंजर में है। इसको बचाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा इससे ज़्यादा और इससे कम फोर्स मत लगाना, क्रिटिकल वैल्यू आएगा फोर्स का। तुम तो जो आंसर आएगा उसको रख लेना, चिंता मत करो। कैसे सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन में ही अपने को लेंदी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, FBD बनाएंगे सॉल्यूशन। ये बढ़िया सवाल है और अच्छे से इसमें क्या बनाएंगे, FBD ऑफ मैन। किसका FBD बनाऊंगा मैं, मैन का और प्लैंक का अलग से। मैन को सिस्टम से बाहर निकालो और एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो, ये रहा तुम्हारा मैन, आराम से। और टोटल नंबर ऑफ फोर्स बताओ मैन पे कितने लग रहे हैं, 1 2 3 काउंट करके बताओ। 3 कौन कौन से, मैन के मास की वजह से, मैन का मास देखो स्मॉल m है, तो नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई डाउट नहीं। और मैन जहां पे प्लैंक पे खड़ा होगा ये कांटेक्ट है, मैन का पैर यहां पे देखो कांटेक्ट बना रहा है, तो कांटेक्ट पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे, पता है ना। तो मैन पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, ऊपर। और यहां पे मैन ने अपने हाथों से स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, देखो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर लग रहा होगा। ये कहां पे लगा रहा है, कांटेक्ट पॉइंट क्या है, मतलब आदमी के हाथ पे टेंशन T ऊपर लगा रहा है। आदमी जितने फोर्स से स्ट्रिंग को पीछे खींचेगा, स्ट्रिंग उतनी फोर्स से ऊपर लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। और मैन इक्विलिब्रियम में तो यहां पे कह सकते हैं T प्लस n बराबर स्मॉल mg, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन बनाते हैं FBD ऑफ प्लैंक। प्लैंक FBD बनाएंगे तो प्लैंक को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लैंक पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg नीचे और प्लैंक पे नॉर्मल नीचे। मैन और प्लैंक के बीच में कांटेक्ट होने की वजह से नीचे धक्का दे रहा है ना आदमी खड़ा होकर प्लैंक को, तो प्लैंक पे नॉर्मल नीचे। अच्छा यहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग में टेंशन T ऊपर, तो प्लैंक पे टेंशन T ऊपर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप लिख सकते हैं T बराबर
एन प्लस कैपिटल एम जी, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या चाहिए, आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले ये बताइए। आपको कैलकुलेट करना है कि मैन ने स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाया, मतलब कितना टेंशन प्रोवाइड किया उसने, टी निकाला मतलब एन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एन की वैल्यू उठा के इसमें रख देता हूं। तो एन की वैल्यू होगा स्मॉल एम जी माइनस टी, स्मॉल एम जी माइनस टी, टी को इधर ले आऊंगा तो आप देख सकते हैं 2t बराबर हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी। तो t बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी बाई 2। यहां से t की वैल्यू बोलो क्या होगा रामलाल्स, t बोलो क्या होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाई 2 is a correct and required force applied by the man on a string to keep himself at rest or to keep the system is in equilibrium। ये रहा तुम्हारा आंसर। रट ले तू तो। t बराबर पता क्या होगा, t बराबर होगा t बराबर होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी बाई 2, दैट इज आंसर। समझ में आई ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये रहा आपका एक ब्लॉक एम मास का, उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अप्लाई करके मैंने खींचा हुआ है और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यहां पे देखिए, तो आपसे पूछा है कि बताइए अगर मैं इस पे एफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं तो ये थीटा एंगल कितना होगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, ये दोनों बातें पूछिए। अब ऐसे सवाल में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक यहां पे काम आएगा कि अब बस नंबर ऑफ फोर्स काउंट कर लो, बस नंबर ऑफ फोर्स काउंट कर लो, आपको कहानी समझ आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बताइए। टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बच्चे को लगता है सर एक एफ और टी, दो बस, और एम जी कहाँ गया? यहाँ पर रिप्रेजेंटेड नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे नीचे की तरफ एम जी लग रहा है। अब अच्छे समझिएगा, टेंशन टी की वैल्यू अगर आपसे पूछता है कि टी की वैल्यू बताइए टेंशन टी इसमें कितना होगा, तो अच्छे से समझना बेटा, प्लीज ढंग से सुनना। एफ और एम जी इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, और इफ इज दिस इज एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम है, ये बैलेंस्ड है, ये इसका मतलब इन दोनों का मिला के जो फोर्स आएगा बीच में उसी को ये टेंशन बैलेंस कर रहा है। और ये 90 डिग्री पे तो नेट फोर्स आप निकालेंगे, फोर्स वेक्टर होता है, तो नेट फोर्स एफ और एम जी का निकालेंगे, वो इधर आएगा और इसको बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स पीछे लगाएंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होगा। और ये मैं आपको प्रूव भी कर देता हूं बहुत आसानी से, चिंता करने की जरूरत नहीं। दूसरे तरीके से, अगर वर्टिकल से एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये थीटा, अरे ये लाइन यहां से वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा होगा। अब मान लो यहाँ पे टेंशन टी है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। ये पहले अच्छे से विजुअलाइज कर लो। यहां पे मैं दो फोर्स बढ़ा नहीं रहा, टेंशन का कंपोनेंट लेना वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर ये टी अलोंग टू द स्ट्रिंग लग रहा है, यहां वर्टिकल से एंगल ये लाइन थीटा बना रहा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा बनाएगा। यहाँ टी का ऊपर कंपोनेंट टी कॉस थीटा और पीछे टी साइन थीटा, तो आप कह सकते हो टी साइन थीटा बराबर एफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो टी साइन थीटा बराबर आप क्या कहेंगे? एफ। और नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज ऑल्सो 0, तो आप कहेंगे टी कॉस थीटा बराबर एम जी। वाई में जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे फोर्स, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एफ। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर इधर आके रूट आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, बस आंसर। अच्छा, आपसे पूछा थीटा की वैल्यू बताइए, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा, टी से टी कैंसिल होगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी, हेंस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ बाई एम जी। अच्छा, कभी कभी टेंशन की वैल्यू पूछते हैं बट आंसर में ये नहीं होता, टेंशन की वैल्यू पूछते हैं और ऑप्शन में ये होता है टी बराबर एफ बटा साइन थीटा, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा, टी बराबर एफ साइन थीटा तो यहाँ से दिख ही रहा है। अच्छा, टी बराबर एम जी बाई कॉस थीटा, ये भी सही होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको आंसर टेंशन किसके टर्म्स में निकालना है। ठीक है, आंसर ये भी सही है, देखना भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेगा तो टी साइन थीटा बराबर एफ, तो टी बराबर एफ बाई साइन थीटा, टी बराबर एफ बाई साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। टी इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, करेक्ट है सारे। और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो टी का आंसर ये भी सही है। एंड थीटा एंगल कितना बनेगा? एफ बाई एम जी, टैन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी। क्या आपको अच्छे से समझ आया ये कहानी? एक मैंने आसान सवाल लिखा है,
दो ब्लॉक है, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे रखा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, यहाँ से मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगाया। देन फाइंड फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। फाइंड नॉर्मल बिटवीन M1 एंड M2। M1 और M2 के बीच में नॉर्मल बताओ क्या होगा। तो बेटा देखो, कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जाओगे, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचोगे, M2 पे आगे और M1 पे पीछे, सिंपल सी बात है। अब सिर्फ M2 का FBD बनाओगे तो M2 पे दो फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल वाला फोर्स का हॉरिजॉन्टल में कोई काम नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लग रहा है F30 न्यूटन पीछे की तरफ और ये नॉर्मल रिएक्शन N आगे की तरफ। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर सिंपल 30 न्यूटन हो जाएगा, इसमें क्या खास बात है। अच्छा M1 पे बताओ M2 ने कितना लगाया, वही नॉर्मल 30 न्यूटन। अच्छा ये सपोर्ट M1 पे कितना लगाएगा, तो ये 30 न्यूटन पीछे, तो सपोर्ट भी आगे की तरफ 30 न्यूटन लगाएगा। अरे नेट फोर्स तो बैलेंस होना चाहिए ना, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 30 न्यूटन। बताओ फोर्स बिटवीन M1 M2 बताओ क्या होगा, 30 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। आपको लग रहा हो सर ये क्या सवाल है, टाइम पास कर रहे हो कि कुछ अच्छे सवाल करा रहे हो। बेटा ये मैंने ऐसे ही कराया ताकि मैं ये सवाल जो एक अच्छा सवाल कराऊं उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका हो। आप ढंग से देखिए, M2 का FBD बनाएंगे, M2 पे टोटल नंबर ऑफ फोर्स बताइए 4, टोटल नंबर ऑफ फोर्स बताइए 4, एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे M2G और एक नीचे वाले सपोर्ट का नॉर्मल ऊपर। तो मुझे वर्टिकल डायरेक्शन की फोर्स से कोई मतलब नहीं है, मुझे M1 और M2 के बीच में फोर्स बताना है। तो M1 और M2 का कांटेक्ट यहां है, कांटेक्ट वर्टिकल है तो फोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा। इस सरफेस पर दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, आगे वाले M2 पे आगे, पीछे वाले M1 पे पीछे। अब M2 की सिर्फ बात की जाए तो M2 पे दो फोर्स हॉरिजॉन्टल में 30 पीछे और आगे N, आगे और पीछे वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए क्योंकि M2 रेस्ट में है, इसलिए N बराबर 30 न्यूटन आंसर। आपको समझ आया कि नहीं आया कहानी, कहानी समझ आया, बहुत बढ़िया। एक अच्छा IIT के लेवल का सवाल है ये, देखो अब आपको पता है कि M1 और M2 रेस्ट में है। अब बताओ M1 और M2 के बीच में फोर्स कितना लगेगा। सेम सवाल M1 M2 सेम 30 न्यूटन का फोर्स, सेम ब्लॉक्स, बट इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो वर्टिकल नहीं है। अगर इनका कॉन्टैक्ट सरफेस वर्टिकल नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल नहीं होगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन M2 पे ये फोर्स और M1 पे ये फोर्स। अब M2 का FBD बनाया, किसका FBD बनाएंगे, M2 का। किसका FBD बनाएंगे बेटा, M2 का। FBD ऑफ M2 ढंग से समझेंगे, बढ़िया सवाल है। तो M2 को यहां बनाएंगे। अब mg तो हमें बनाना नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल का फोर्स देखना है, mg का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा नहीं। M2 पे एक 30 न्यूटन का फोर्स ये रहा। सर ये तो गलत बनाया आपने, ये तो एरो यहाँ है। अरे रामलाल आगे ऐसे है ना, पीछे की तरफ 30 न्यूटन, तो ये रहा ना पीछे की तरफ 30 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं। और इस डायरेक्शन में नॉर्मल। अब ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा देखना पड़ेगा। ये एंगल देखना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है। कैसे देखेंगे, अच्छे समझना। ये मैंने एक ऐसे ही लाइन बना लिया, अच्छे से बताओ। ये 37 तो ये कितना, सर 37 मतलब तुम कहना चाहते हो ये एंगल 37 है ना। ये इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से ये हॉरिजॉन्टल लाइन 37 बना रहा है, देखो ना, इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से हॉरिजॉन्टल 37 तो ये भी 37 और नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। ये 37 तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर होने के लिए 53। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n का कंपोनेंट आएगा n cos 53 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे n cos 53 और पीछे 30, तो n cos 53 इज इक्वल टू 30। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5/10। 0 से 0 कैंसिल होगा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 3/5। आई एम सॉरी 3/5, तो 3 नीचे 5 ऊपर, तो ये कैंसिल होगा 30, तो ये आ जाएगा 10 × 5 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। नॉर्मल 50 न्यूटन लग गया। उस वाले केस में नॉर्मल तो 30 न्यूटन ही लगा था, इस वाले केस में नॉर्मल 50 न्यूटन लग गया। इतना ज्यादा नॉर्मल की वैल्यू 50 न्यूटन, ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझिएगा, यहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल एग्जैक्टली पीछे और अप्लाइड फोर्स इधर, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए तभी फोर्स बैलेंस होगा। यहां पे नॉर्मल इधर लग रहा है
और नॉर्मल का एक कंपोनेंट ही हॉरिजॉन्टल हो पाएगा, मतलब एक कंपोनेंट 30 के बराबर, तो नेट फोर्स तो ज़्यादा ही होगा ना। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कॉन्टैक्ट है उसको मैंने थोड़ा टेढ़ा रख लिया और क्या किया। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। आइए एक दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल बढ़िया है। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, स्मूथ सरफेस है, रफनेस की तो बात ही नहीं करेंगे, अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे। ये रहा पुल्ली आपका एक, इससे ये ब्लॉक कनेक्टेड है। फाइंड एफ, ये रस्सी यहाँ से कनेक्टेड है। ये फाइंड एफ सो दैट ब्लॉक ऑफ मास एम कैन बी एट रेस्ट। इसको रेस्ट में रखने के लिए इस पे मैं फोर्स कितना लगाऊंगा? ये ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये स्ट्रिंग अलोंग टू द इंक्लाइन प्लेन है, और जब ये घूम के आया तो इसको ऐसे भी ला सकता था, लेकिन ये ऐसे नहीं लाया है, इस लाइन से इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल सरफेस से थीटा एंगल और पर है ये फोर्स। तो बताइए एफ की वैल्यू कितनी हो कि इसको बैलेंस करें? चलो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे आप टेंशन टी लगाएंगे, और यहां पे जो फोर्स लगेगा आपको पता होना चाहिए mg sin थीटा होगा। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? n नंबर ऑफ टाइम्स आपने FBD बनाया इंक्लाइन प्लेन वाले ऑब्जेक्ट का, इंक्लाइन प्लेन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का n नंबर ऑफ टाइम्स आपने FBD बना लिया, तो क्या आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू mg sin थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, इक्वेशन नंबर 1। और जितना टेंशन t आगे होगा उतना ही टेंशन t पीछे होगा। अब इस पुल्ली का FBD बनाए, तो यहां पे अगर मैं इसको F से खींच रहा हूं तो इधर भी कितने से खींचूंगा? F से। तो इस कॉन्टैक्ट पे इधर F होगा और इस कॉन्टैक्ट पे इधर F होगा। तो इस पुल्ली पे ऊपर की तरफ फोर्स देखा जाए तो F का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, F cos थीटा, और इसी पुल्ली पे डायरेक्ट एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन है, तो ये हो जाएगा प्लस F। इस F का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन F cos थीटा, ये पूरा का पूरा F इज इक्वल टू ये टेंशन T, एंड T किसके बराबर है? mg sin थीटा के। T किसके बराबर है? mg sin थीटा के। तो यहां से F कॉमन निकाल लूंगा तो ये पड़ेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को नीचे भेज देता हूं, ये आ जाएगा mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि होगा mg tan थीटा बाई 2। अब ये तुम देखो कैसे आएगा। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया मैंने। कौन सा फॉर्मूला यूज किया बेटा? हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, वो आप देखो कैसे आएगा, वो आपका काम है। ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ा खुद भी करो। तो इस सवाल का सॉल्यूशन ये रहा। बढ़िया, क्लियर है? ये बात समझ आ रहा है? आगे देखिए, बढ़िया सवाल करा के। और सरफेस है, यहां से 2 स्ट्रिंग लिया बेटा, बढ़िया सवाल बना रहा हूं, देख। 2 स्ट्रिंग लिया, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है, एक m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड भी। ये यहां से सरफेस से थीटा एंगल बना रहा है दोनों तरफ से, ठीक है ना? देन फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना, एंड ड्रॉ ग्राफ बिटवीन t एंड थीटा। मजेदार सा, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन t एंड थीटा, t एंड टेंशन t एंड थीटा के बीच में ग्राफ बनाइए। तो ध्यान से देखिएगा, कोई खास बात नहीं, आइडेंटिकल स्ट्रिंग है और आइडेंटिकल एंगल पे, तो इधर भी टेंशन t होगा। अब अच्छे से इस m का FBD बनाओ, तो नीचे बताओ फोर्स क्या होगा? mg। अरे इसका FBD बना रहा हूं, नीचे फोर्स बोलो क्या होगा? mg। यही पे रिप्रेजेंट कर लो, नीचे फोर्स बोलो mg, ऊपर की तरफ फोर्स बोलो 2t ना, t का ये कंपोनेंट t sin थीटा, t का ये कंपोनेंट t sin थीटा, तो 2t sin थीटा। तो आप यहां पे लिख सकते हो 2t sin थीटा बराबर mg। बिल्कुल सही बात है। तो t बराबर क्या होगा? mg बाई 2 sin थीटा। बिल्कुल सही है। अब थीटा वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा? तो थीटा वर्सेस टी का ग्राफ देखो, तो स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं। तो स्मॉल एंगल पे तुम ध्यान से देखोगे तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा कुछ। कैसा ग्राफ बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या करोगे? एंगल बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे टेंशन थोड़ा सा नॉन लीनियरली घटता जाएगा, और फिर एग्जैक्टली थीटा 90 डिग्री पर टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा ग्राफ बनेगा। और एग्जैक्टली थीटा अगर 90 डिग्री हो तो साइन 90 क्या हो जाता है? 1। टी बराबर क्या आ जाएगा? mg/2। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टी बराबर mg/2। टी बराबर क्या हो जाएगा? mg/2। ये ग्राफ बनेगा। अब इसको मैं फिजिकली समझाता हूँ। यहाँ पे टेंशन बहुत हेवी ज़्यादा लग रहा है क्या? देखो तो इन्फिनिटली लार्ज लग रहा है क्या? हाँ,
अगर तुम थीटा को 0 डिग्री रख दो, थीटा 0 डिग्री मतलब वायर हॉरिजॉन्टल, ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल, अरे 0 डिग्री थीटा रखोगे तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टेंशन अप्लाई करके ब्लॉक पे लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर सकते हो क्या? नहीं। अगर ऐसा करना चाहोगे तो इन्फाइनेटली लार्ज टेंशन चाहिए होगा। देखो ना यहाँ पे, ये मैं प्रूफ ही कर दिया ना। अगर तुम थीटा को 0 डिग्री रखोगे, यहाँ देख लो ना, थीटा अगर 0 डिग्री रखोगे, इसमें देख लो आप, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भी देख लिया, थीटा 0 डिग्री रखूंगा तो टेंशन क्या आ जाएगा? इन्फाइनाइट। मतलब इन्फाइनेटली लार्ज टेंशन रखना पड़ेगा। सही बात भी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा के वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस कर लोगे तो असंभव बात है। अगर ऐसा करना चाहते हो तो इन्फाइनेटली लार्ज फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आया क्या? अच्छे से स्क्रीन पॉज करके सारे सवाल को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ये देखिए, 50 आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ मास m, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 49th एंड 48th ब्लॉक। 50 ऐसे ब्लॉक रख दिए हमने, 1 2 3 4 5 7 48 49th एंड 50th ब्लॉक। तो आपसे पूछा है कि 49th एंड 48th ब्लॉक, 48 एंड 49th, ये इन दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? आपसे ऐसा ही पूछ सकता है 36 एंड 37th के बीच में क्या होगा, 8th और 9th के बीच में हो, कुछ भी पूछ सकते हो। और ऐसे कितने ब्लॉक है? 50 ब्लॉक। अब बच्चा घबराता है, सर इतने सारे ब्लॉक के बीच में कैसे निकालेंगे? सुनो बेटा, आराम से देखो, ये तो हवा में है, ऊपर इसको पकड़ के रखने वाला तो कोई है नहीं। आपसे क्या बोला है? 49 एंड 48, तो ऊपर से 48 ब्लॉक को एक साथ चिपका लो, इसको सबको जुड़ा हुआ मान लो, क्योंकि यहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स इंटरनल फोर्स की तरह काम कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट में रखने का काम कर रहा है। इस पे नॉर्मल ऊपर, इस पे नॉर्मल नीचे, कॉन्टैक्ट की वजह से ऊपर वाले पे नॉर्मल ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। तो जहां पे बोले ना, उससे ऊपर वाला ब्लॉक 49 एंड 48 के बीच बोल रहा है, तो 49 ये 50 ये, तो ऊपर वाले ब्लॉक को एक साथ मान लो। और टोटल m बोलो कितना मास हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 48 m। 48 ब्लॉक है m मास के, तो 48 m। और नीचे वाला हो जाएगा तुम्हारा 49th m और ये 50th m। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब यहां पे जाओ, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन खींचो, ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर और नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे। FBD बना लो 48th वाले ब्लॉक का, इसका FBD बनाओगे, पॉइंट से रिप्रेजेंट करोगे, तो ये नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इस ब्लॉक पे नॉर्मल यही लग रहा है, इस नॉर्मल से हमें कोई मतलब नहीं, ये तो 49th पे लग रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा? 48 mg मास टोटल। तो नॉर्मल की वैल्यू आ गया 48 mg, एंड दिस इज द नॉर्मल डायरेक्शन बिटवीन 48 एंड 49th ब्लॉक, हेंस रिक्वायर्ड आंसर इज 48 mg। 36 37 के बीच में बोलेगा, तो क्या करेंगे? ऊपर से 36 ऊपर कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 36 mg। अगर तुमसे पूछ रहा 3rd एंड 4th ब्लॉक के बीच बताओ, तो 4th को नीचे कर लो, क्योंकि नीचे यहाँ पर अलग कहानी है, ऊपर तीनों ब्लॉक को एक साथ चिपका हुआ मान लो, तो 3 mg। तो कॉन्टैक्ट पे ऊपर नॉर्मल कितना लगना चाहिए? 3 mg के बराबर लगना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं 49 और 58 बीच के 49 एंड 58 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल एंड फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक के बीच में नॉर्मल को कंपेयर करो, ज़्यादा नॉर्मल कहाँ होगा? यहाँ पे। अरे ज़्यादा mg नीचे दबाया जा रहा है, यहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा दोनों के बीच में कि यहाँ पे? पिसी बात है यार, यहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा ना, सॉरी यहाँ पे दबाव ज़्यादा होगा ना, सॉरी। समझ आया कि नहीं आया? बहुत ईजी है। एक दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त सवाल, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बट ईजी सवाल है। एक 10 kg का ब्लॉक है, अच्छे से देखिएगा बेटा, 10 kg ब्लॉक का एक मास है, ये 2 kg है। बोला आपसे फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन अ ग्राउंड बाई 10 kg। इस 10 kg की वजह से ग्राउंड पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? तो कॉन्टैक्ट में है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल 2 लाइन खींचेंगे, ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे और उतना ही नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे ऊपर लगेगा। तो इस पे ग्राउंड ने कितना नॉर्मल लगाया वो निकाल लूंगा तो काम हो जाएगा। तो चलो FBD बनाते हैं। किसका FBD बनाएंगे? तो पहले 2 kg का बनाते हैं। ऊपर में टेंशन T, और इस स्ट्रिंग में, व्हाइट कलर की स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन T होगा, तो यहाँ भी टेंशन T क्या होगा? T। तो यहाँ पे FBD बनाएंगे तो ऊपर T और नीचे mg, और m की वैल्यू 2 है तो 2g हो जाएगा। तो T बराबर क्या आ जाएगा? 2g। क्या आपको ये समझ आया? यहाँ पे FBD बनाएंगे तो ऊपर T प्लस ऊपर नॉर्मल बराबर नीचे 10g। T की वैल्यू हमने 2g यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो T की वैल्यू पे 2g रखेंगे तो नॉर्मल बराबर क्या आ जाएगा? 8 इंटू जी की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो n बराबर 80 न्यूटन। नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ 80 न्यूटन लग रहा होगा। अच्छा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 100 न्यूटन है, 10g के बराबर होगा नीचे,
तो यहाँ पे 100 न्यूटन क्यों नहीं लगा? अरे भाई रस्सी से बांध के एक 2 kg का बक्सा भी तो लटका दिया है। इसके यहाँ से हैंग होने की वजह से ऊपर टेंशन टी लगेगा, यहाँ भी ऊपर टेंशन टी लगेगा। ये थोड़ा तो टेंशन टी ऊपर लगा के यहाँ पे कॉन्टैक्ट को कमज़ोर कर देगा। अच्छा मान लो ये हटा के 2 kg के बक्सा को यहाँ रख दो सीधा, अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? बढ़ जाएगा। अगर मैं ये सवाल तुमसे पूछ दूँ, बेटा इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, मान लो कि 10 kg का ब्लॉक पहले जैसा 10 kg का है, यहाँ पे 2 kg का एक और रख दिया, अब पूछा कि यहाँ पे नॉर्मल बताओ कितना होगा? तो नॉर्मल बताइए कितना होगा? 120 G। इन दोनों को एक ऑब्जेक्ट मान लेंगे, टोटल क्या होगा? 12 G। नॉर्मल बराबर हो जाएगा 12 G न्यूटन। तो यहाँ पे नॉर्मल 12 G हो गया, जबकि यहाँ पे 2 G क्यों है, मतलब यहाँ पे 8 G क्यों है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ ब्लॉक है, हैंग किया है मैंने, ये इस तरफ नीचे लटक रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है टेंशन, दोनों मिल के mg को बैलेंस कर रहे हैं। तो T + n बराबर mg, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और T की वैल्यू कितना है? 2G। तो नॉर्मल रिएक्शन में m की वैल्यू निकालेंगे तो 10G - 2G कर देंगे, 80 न्यूटन आएगा। क्या आपको कहानी समझ में आई अच्छे से? आगे देखिए बेटा सवाल ये बहुत फेमस सवाल है। आपसे बोला कि अब स्ट्रिंग का चक्कर छोड़िए, डायरेक्ट एक प्लैंक लिया जिसका मास है कैपिटल M, प्लैंक का लेंथ है कैपिटल L, उसको एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से हैंग कर दिया। अब बताइए सपोर्ट से स्मॉल l लेंथ पे यहाँ पे टेंशन कितना होगा? बोले कि सर टेंशन तो स्ट्रिंग में होता है। बेटा यहाँ पे भी टेंशन होगा ना। जैसे मान लो मासिव स्ट्रिंग मान लो इसको। अच्छा घर वालों ने जब तुम्हें कूटा होगा, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो घर वालों को, तो बांध के मारा है क्या? यहाँ पे हाथ को रस्सी से बांध के ऊपर छत पे लटका दिया हो, या पेड़ पे लटका दिया हो, कूटा हो, या लटका के छोड़ दिया हो। मान लो तुम्हें मैं लटका कैसे छोड़ दूँ, तो ईमानदारी से सोच के बताओ कि पैरों में ज़्यादा टेंशन होगा, तलवे में ज़्यादा टेंशन होगा, कि यहाँ पे हाथों में ज़्यादा टेंशन होगा? तो इस हाथ के सहारे सबसे ज़्यादा पेन कहाँ होगा? हाथ पे, क्योंकि इस हाथ के सहारे तो पूरी बॉडी लटकी है। पैर को क्या दिक्कत है भाई? अरे तुम नहीं समझ रहे हो नीचे यहाँ पे टेंशन देखने के लिए इस पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ का टेंशन बैलेंस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टेंशन देखोगे तो यहाँ पे जो टेंशन टी ऊपर होगा वो सिर्फ नीचे वाले मास को ही बैलेंस कर रहा है। तो जिस भी पॉइंट पे तुम्हें टेंशन पूछ रहा है ना, वहाँ पे जाके इसको 2 हिस्से में काट लो। ये नीचे वाला ब्लॉक हो गया, नीचे वाले ब्लॉक ऐसे काट लो यहाँ पे, और उसका मास निकाल लो m' कुछ। नीचे वाले ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा m'(g). अभी नीचे गिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इस पे t टेंशन ऊपर लगा के इसको बैलेंस कर रहा होगा। अब ये t निकाल दो। t निकालने के लिए सबसे पहले हमें m' निकालना पड़ेगा, और m' निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। l लेंथ का मास m है, तो 1 यूनिट लेंथ का मास होगा m/l, तो स्मॉल l लेंथ का मास होगा m/l इंटू स्मॉल l, लेकिन स्मॉल l तो ऊपर है। ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ होगा बेटा कैपिटल L माइनस स्मॉल l, तो ये हो जाएगा तेरा m' पर यूनिट लेंथ का मास इंटू कैपिटल L माइनस स्मॉल l। ऊपर t, नीचे m'(g), t m'(g), m' की वैल्यू ये लिखेंगे कैपिटल L माइनस स्मॉल l इंटू g। ये आएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। हालांकि इस सवाल के सॉल्यूशन को देखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी है बस, बट एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक क्या यूज़ करेंगे? मान लो ये पॉइंट यहाँ ना होता, यहाँ होता, तो यहाँ पर टेंशन कितना होना चाहिए सपोर्ट पे? तो सपोर्ट की वजह से तो पूरा मास ही हैंग्ड है। तो अगर मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, सपोर्ट से L डिस्टेंस पे निकाला था, मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ, तो ये L की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे पता है कि अगर L 0 हो, यहीं पे मैं टेंशन पूछूं, तो कैपिटल mg के बराबर आना चाहिए। तो L को 0 रखो, जिस ऑप्शन में mg के बराबर आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्मॉल l को 0 रखो, L से L कटेगा, सीधा mg आ जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा 2 ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया तो एक और लॉजिक यूज कर सकते हो। अगर मान लो स्मॉल l यहाँ होता, अब आपसे स्मॉल l पे टेंशन पूछ रहा है, लेकिन ये तो नहीं बताना ना स्मॉल l की वैल्यू कितनी है। स्मॉल l की वैल्यू क्या कैपिटल l ज़्यादा है? स्मॉल l 1 मीटर है, 2 मीटर है, क्या बताया आपको? नहीं। स्मॉल l कितनी है? सॉरी स्मॉल l है, उसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो कितनी वैल्यू हो सकती है? तो सर कुछ भी हो सकती है, आंसर तो स्मॉल l के टर्म्स में आएगा। तो जब कुछ भी हो सकती है तो 0 भी तो एक ऑप्शन है, या कैपिटल l के बराबर भी हो सकता है। अगर मैं लिखूँ कि इफ स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल l, ईमानदारी से सोचो, इफ स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल l, स्मॉल l की वैल्यू कैपिटल L के बराबर है, तो क्या होगा? इफ स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल L देन टेंशन मस्ट बी 0। और ये लॉजिक एग्जैक्टली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। स्मॉल l को कैपिटल L रखो, देखो यहाँ पे 0 आ गया। समझ में आया क्या?
अच्छा कभी कभी इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए यहाँ से बॉटम से एल लेंथ पे बताओ टेंशन क्या होगा, तो बॉटम से एल लेंथ पे तो हम इसी का मास सही है ना, तो डायरेक्टली ये वाला मास हो जाएगा उस केस में, कैपिटल एम बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। अरे नीचे से पूछेगा, एल लेंथ नीचे से ही दे देगा तो अलग तरीके से सॉल्व करेंगे ना उसको। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है, कोई खास बात नहीं है। क्या आपको समझ आया अच्छे से कहानी? अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग से एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक अटैच कर दिया, सही है साहब। यहां पे एक पुल्ली कनेक्टेड है, ऐसे पुल्ली कनेक्टेड है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग आपका इस तरीके से इस पुल्ली के थ्रू नीचे हैंग है कैपिटल एम मास से। तो आपसे पूछा फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन पुल्ली बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पुल्ली पे कितना लगाया, जितना पुल्ली स्ट्रिंग पे लगाएगा, और पुल्ली स्ट्रिंग पे कितना लगा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बताइए टी ऊपर होगा और एम जी नीचे होगा, तो टी बराबर क्या आप कह सकते हैं एम जी होगा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर ये रेस्ट में है तो टी बराबर एम जी तो होगा ही। अब ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रिंग में इस तरफ यहाँ पे कांटेक्ट होने की वजह से, यहाँ पे कांटेक्ट होने की वजह से इधर एक टेंशन टी होगा, और नीचे कांटेक्ट होने की वजह से यहाँ एक टेंशन टी होगा, और इस दोनों ही पॉइंट पे नॉर्मल लगेगा। ये तो टेंशन लगाया मैंने इस लेंथ के लॉन्ग, नॉर्मल लगेगा इधर और इधर, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन में इधर कह सकता हूँ। अब इस स्ट्रिंग के उस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कांटेक्ट पे टी इधर और यहाँ पे कांटेक्ट पे टी नीचे, टी और टी का परपेंडिकुलर पे सम क्या होगा, √2t, और नॉर्मल एग्जैक्टली किसको बैलेंस करेगा, √2t को, √2t, और t की वैल्यू क्या है mg, तो नॉर्मल बराबर क्या आ जाएगा, नॉर्मल बराबर जाएगा √2mg। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ब्लॉक है 10 kg मास का, उसको इस स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे कनेक्ट किया है, यहाँ पे पुल्ली के थ्रू सेंटर से एक स्ट्रिंग बनाया, और इस पॉइंट से स्ट्रिंग दो हिस्से में बट रहा है, इधर गया वर्टिकल सपोर्ट के कनेक्टेड है और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग वर्टिकल से 37 बना रहा है, ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो फाइंड T1 एंड T2, T1 एंड T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, बढ़िया सवाल है ना। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर टेंशन निकाल लेंगे आराम से, T ऊपर और यहाँ पे mg नीचे, तो यहाँ से आप T इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, तो T बराबर आ जाएगा 100 न्यूटन। क्या कोई बुराई है इसमें? नहीं सर, ये तो सीधा है, एकदम अच्छी बात है, टेंशन 100 न्यूटन आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे वही टेंशन T होगा, यहाँ पे भी नीचे T होगा, तो ऊपर की तरफ क्या होगा 2T, तो इस पॉइंट पे भी नीचे क्या होगा 2T। क्या आपको ये कहानी समझ आता है? तो 2T इज इक्वल टू क्या होगा 200 न्यूटन, कोई खास बात नहीं है। अब आते हैं इस पॉइंट का FBD बनाएंगे, FBD ऑफ इस दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे 2T टेंशन नीचे लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी 200 न्यूटन। इधर एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग इधर है। अच्छा देखिए, इधर टेंशन लग रहा है T1 और इसमें टेंशन लग रहा है T2। यहाँ पे वर्टिकल से एंगल 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाऊँ, क्या ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा क्या? आराम से सोच लीजिए, अगर ये लाइन ऐसा है, यहाँ से ऐसे है, ये थीटा तो ये भी तो थीटा ही होगा, अल्टरनेटिंग 37 तो ये 37, मतलब यहाँ से एंगल है इसका 37 डिग्री। ठीक है भाई, ये 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री बनेगा, मतलब ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री। कितना होगा भाई 53 डिग्री। अब आराम से देखिए, अगर ये 53 डिग्री तो ऊपर से होगा 37, कोई खास बात नहीं, वैसे भी अपने को कोई टेंशन नहीं लेना। अपने को इस पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स पता है, इस T1 का आगे कंपोनेंट क्या होगा T1 sin 37, ऊपर क्या होगा T1 cos 37। इस T2 का कंपोनेंट पीछे की तरफ क्या होगा T2 cos 53, एंड ऊपर की तरफ क्या होगा T2 sin 53। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा? बैलेंस है, बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे करेंगे तो cos 53 T2 cos 53 बराबर T1 sin 37, T2 cos 53 T1 sin 37। यहाँ पे ढंग से देखें आप, T1 sin 37
3/5 इज इक्वल टू T2 cos 53, cos 53 भी 3/5 कैंसिल हो जाएगा। T1 बराबर क्या हो जाएगा T2। ऊपर फोर्स लग रहा है T1 cos 37, T2 sin 53, T1 cos 37 प्लस T2 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू नीचे की तरफ है 200 न्यूटन। आराम से सोच के बताइए क्या T1 और T2 बराबर है? बिल्कुल बराबर है, प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो इसको और cos 37 sin 53 दोनों की वैल्यू होती है 4/5, तो हो जाएगा 2 T1 4/5 इज इक्वल टू 200। ये कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 50, फिर से कैंसिल करूँगा तो ये आ जाएगा 25। बिल्कुल, तो 25 मल्टीप्लाई 5 125 न्यूटन। T1 की वैल्यू क्या होगा 125 न्यूटन। तो इधर भी 125, इधर भी 125। समझ में आया क्या अच्छे से? एकदम कोई खास बात नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ए स्फीयर ड्यू टू इंक्लाइन प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। एक स्फीयर है कैपिटल एम मास का, ये एग्जैक्टली वर्टिकल प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन है 53 डिग्री एंगल का, स्फीयर है एम मास का। तो आपसे पूछा है कि वर्टिकल सरफेस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल कितना लगाएगा और इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल कितना लगाएगा। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। अब इसका कौन सा हिस्सा कॉन्टैक्ट में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस वर्टिकल है तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल होगा। दो लाइन खींचेंगे कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, स्फीयर पे आगे, वर्टिकल सरफेस पे पीछे। और यहाँ पे परपेंडिकुलर तो इंक्लाइन प्लेन दो लाइन खींचेंगे, ये होगा एंडेस सरफेस स्फीयर पे और ये एंडेस इंक्लाइन प्लेन। अब इसका एफबीडी बनाएंगे, अगर आप स्फीयर का एफबीडी बनाएंगे तो कैपिटल एमजी नीचे लगेगा, इधर होगा आपका वर्टिकल सरफेस का एन और हॉरिजॉन्टल सरफेस का एंडेस इधर होगा। ऑब्वियस सी बात है, एंडेस 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो ऊपर से भी 45 का एंगल बनाएगा। तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा एन कॉस 45 और ये हो जाएगा बेटा एंडेस साइन 45। तो आप कह सकते हैं कि एंडेस इज इक्वल टू हो जाएगा √2mg। अरे भाई एंडेस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 तो √2mg हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन डैश साइन 45 मतलब एन डैश बाई √2 इज इक्वल टू एन। एंड एन डैश की वैल्यू क्या है? एन डैश की वैल्यू क्या है? √2mg। तो √2 से √2 कट जाएगा, एन बराबर क्या आ जाएगा mg। एन बराबर क्या आ जाएगा mg। तो ये है आपका आंसर। ये जो एन है उसकी वैल्यू mg के बराबर आ रही है, देख लीजिए ध्यान से। आपको समझ आया क्या? ये पूरी कहानी कोई खास बात नहीं है। अच्छा, एक बार आईआईटी में बढ़िया सवाल पूछा था कि एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, उसको दो वर्टिकल सपोर्ट में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया मैंने, देखिएगा प्लीज़। और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है एग्जैक्टली। समझ में आया? चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो इसका एफबीडी अपने को बनाना है। जब एफबीडी बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, इस पूरे चेन का मास है कैपिटल एन, तो इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा आपका mg। और इस चेन पे इस सपोर्ट का फोर्स आपसे पूछा है कि सपोर्ट इस पे कितना फोर्स लगाएगा। दोनों तरफ से सिमेट्रिकली एंगल बन रहा तो सिमेट्रिक फोर्स लगेगा t। अब ये जो t है यहाँ पे t इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन इधर से, और ये जो है ये लाइन जिससे ये लाइन बन रही है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। अरे भाई ये सीधा लाइन है ना और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसी तरीके से इधर भी टेंशन टी होगा। तो इस टी का ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? टी साइन थीटा, और इधर से भी क्या होगा? टी साइन थीटा। तो आप कह सकते हैं 2t साइन थीटा बराबर mg। तो t बराबर हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा mg/2 साइन थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा mg कॉसेक थीटा/2 इज अ रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे सपोर्ट का टेंशन कितना लग रहा होगा? फोर्स ड्यू टू सपोर्ट, फोर्स ड्यू टू सपोर्ट, ये हो जाएगा mg कॉसेक थीटा/2, mg कॉसेक थीटा/2। क्या आपको कहानी समझ आया पूरी? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ स्टार्ट करेंगे। मोमेंटम के कंसेप्ट को समझेंगे और न्यूटन सेकेंड लॉ को समझेंगे, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स को डिफाइन करेगा और फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ही डिफाइन होता है। क्लियर है? आज तक हमने आज के लेक्चर में बेसिकली सिर्फ स्टैटिक के प्रॉब्लम की है। स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स उस पर 0 होगा। हर एक सिस्टम पे और बॉडी पे नेट फोर्स क्या था? 0 था। स्क्रीन पॉज करके ये पूरा लिखे।